वो विशेष रूप से मायने रखती थी और उसका निचोड़ था, उसकी जो निष्कर्ष था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि जैसे बच्चे को प्रारंभ से ही इस तरह की बातें बता दी जाती थी कि वो अगर सरकारी नौकरी, सेना में जो तत्कालीन पुराने सिस्टम में था, अगर वो नहीं हुआ तो अपने आसपास के परिवेश से एक सम्मानजनक जीवन जी सके। राष्ट्रीय हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसमें भी किया गया है कि बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उनकी इंटर्नशिप हो, उनको जो विशेषज्ञ लोग हैं किसी फील्ड के जिसमें कि बच्चे की इंटरेस्ट है उन विशेषज्ञ लोगों से मिलाया जाए, जो उसकी फील्ड जहाँ उससे रिलेटेड काम होता है वो वहाँ पे बच्चे को ले जा करके दिखाया जाए कि कैसे काम होता है, ताकि बच्चा शुरू से ही उन लोगों के अनुभव, उनके आदर्श और उस तरह के परिवेश जहाँ पे कि उसकी रुचि के हिसाब से पहुंचा जा सकता है एकदम छोर पे, उस चीज को वाकिफ रहे, जानकारी रहे। हालांकि इस सिस्टम पे हमारे आर.के. शर्मा जी जो डायरेक्टर एसआर इंटरनेशनल स्कूल थे उनका साथ संबोधन, लेकिन वो अपनी एक सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या में चूंकि इस समय गुजर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों की तरफ से उनको इस बात के लिए दुआ है कि वो अपने इस संकट काल से वो जो भी चुनौती उनको मिली है उससे जल्दी उबर जाएंगे। वो इसलिए हमारे बीच में आर.के. शर्मा जी आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, और लेकिन हमारे बच्चों की चहेती शिवानी मैडम आज हमारे बीच में हैं जो आर.के. शर्मा जी के टॉपिक व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में बताएंगी और जो बच्चे हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। क्योंकि बच्चों की जो अगले दिन में रह गई थी चीज़ें वो नहीं हो पाई थी, बच्चे चूंकि उस दिन दिख नहीं रहे थे, तो आज चूंकि दिखे ढेर सारे बच्चे पीछे से झांक भी रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो आप लोगों की इच्छाएं हैं, जो आपके मम्मी पापा की अपेक्षाएं हैं, उन सभी को आप खूब बढ़िया से पूरा करेंगे। शिवानी मैडम आप प्लीज आगे कंटिन्यू करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार पुनः मैं बहुत विनम्रता के साथ आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे पुनः ये अवसर दिया। मैं इसी बात से बहुत गदगद हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं बच्चों के बीच में आऊँ और आप सबके बीच में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने की चेष्टा कर सकूँ। आज भी मैं देख रही हूँ लगातार बच्चे बहुत उत्साह से लवरेज हैं, और ये नया टेक्नोलॉजी जो उनके हाथ में लगा है अभी सीधे सीधे जो ये जूम मीटिंग हो रही है इसको ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो बच्चों ये जो नया चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये जो तकनीकी है वो आपके लिए ही है, और ये नई शिक्षा नीति भी आप ही के लिए है, और हम सब आज आप ही के लिए यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, और थोड़ा सा समय लगेगा जब आप ये सीख जाएंगे कि मीटिंग सही समय पे शुरू हो जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अनुशासन रखा जाए। आप लोगों की तरफ से जो लगातार माइक वाला जो अब लगातार उत्साह में जो बराबर बोलने का क्रम चलता है उससे हम सभी को विलम्ब होता है। तो मुझे लगता है अगली बार जब कभी भी जूम वेबिनार होगा आप लोग सब बड़े धैर्य के साथ समय पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो आपके लिए बात शुरू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है विकास जी से कि वो मेरे लिए स्क्रीन शेयरिंग भी मुझे अलाउ कर दें, और साथ ही इसका जो व्यू है वो स्पीकर वाला कर दें ताकि पूरे स्क्रीन पर पीपीटी दिख सके। और चूंकि यहाँ पर बच्चे हैं और ये टॉपिक भी सीधे सीधे उनसे रिलेटेड ही है, तो अगर वो पीपीटी देख पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इसमें जो व्यू है वो मल्टीपल स्क्रीन्स का है, तो इसलिए शायद उनको पीपीटी एक टिकट साइज में दिखाई देगी, और अगर वो व्यू एक स्क्रीन व्यू होगा पूरा मतलब ब्रॉड व्यू, तो वो शायद पूरी देख पाएंगे। तो विकास जी मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करें। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू जी। व्यू तो उस तरह से हो रहा है। मुझे स्क्रीन शेयरिंग भी सर अगर अलाउ कर दी जाए तो मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो जाएगी, और अन्यथा विकास जी के पास पीपीटी पहुंच चुकी है, अगर वो चाहेंगे तो आपकी स्क्रीन से भी पीपीटी शेयर हो जाएगी। जब तक ये टेक्नोलॉजी की बात चलती है तब तक ये सब, हाँ ओके, थैंक यू।
मुझे भी स्क्रीन शेयरिंग अलाउड हो गई है और कोशिश करती हूँ कि हाँ, कोशिश हो रही है। तब तक बच्चों हम लोग बात शुरू करते हैं जब तक ये हमारे सामने पीपीटी आएगी, और नहीं भी आएगी तो हम और आप तो एक साथ सामने ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मेरे सीनियर्स और मेरे साथी जन, शिक्षक और प्रिंसिपल्स यहाँ पर आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत विनम्रता के साथ मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ कि मैं बात शुरू करूँ। तो बच्चों, आज मैं बात करूंगी व्यावसायिक शिक्षा की, जैसे कि हम लोग ट्रेड विषय बोलते हैं, जिसमें कि फोटोग्राफी है, कुकिंग है, या बेकिंग है, या स्टेनोग्राफी है। बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक विषय हैं जिसको कि हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हम लोग उनको कक्षा 11 और 12 से अध्ययन किया करते थे। तो हम लोग कक्षा 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते थे, लेकिन अभी मैं जो हाल फिलहाल बात कर रही हूँ वो पूरी तरह से जो विभिन्न व्यवसाय हैं जिसकी की शिक्षा हम लोग एक ट्रेड विषय के अंतर्गत करते हैं। बच्चे जो है ट्रेड विषय को बहुत तेज़ी से समझ जाएंगे, जिसे कि सामान्यतः अभी हम कक्षा 11 और 12 में पढ़ा करते हैं। तो उसके विषय में नई शिक्षा नीति क्या कहती है? एक जनरल सी बात पहले मैं बता दूं कि ये जो ट्रेड विषय है, एक सोशल परसेप्शन इसको लेकर के ये है कि इस विषय को वो बच्चे लेते हैं जो कि आर्ट्स को, साइंस को या कॉमर्स को पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, या बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो उसको चला नहीं पाते। जैसे कहते हैं इससे नहीं चल पाएगा ये आर्ट विषय, या इससे नहीं चल पाएगा ये विज्ञान विषय। तो ये दिक्कतें जब आती हैं बच्चे के सामने, या वो बच्चा जो है क्या कहते हैं किसी वजह से ड्रॉप आउट हो जाता है, मुख्य शिक्षा व्यवस्था से चला जाता है, तो दोबारा से जब वो अपनी शिक्षा को जारी करने आता है तो ट्रेड विषय को ले लेता है। कुछ ऐसा समझा जाता है कि ये तो बड़ा आसान विषय है, या फिर इसमें तो बहुत अच्छे अंक आते हैं, बहुत आसानी से अच्छे अंक आ जाते हैं, तो फिर हम लोग जो है इस विषय को लेकर के कम से कम 12th तो पास कर ही लेंगे और मेरिट भी अच्छी बन जाएगी। तो जहाँ कहीं भी हायर एजुकेशन में मेरिट पे सिलेक्शन होता होगा, जैसे कि डीएलएड कोर्सेज वगैरह में, या फिर किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में जहाँ सिर्फ मेरिट काउंट होती होगी, तो चूंकि ट्रेड विषय लेकर को मेरिट बहुत अच्छी बन जाएगी, तो फिर हम लोग जो है अच्छे से एडमिशन पा पाएंगे। तो कुछ इस तरीके के उद्देश्य के साथ में लोग ट्रेड विषय को लिया करते हैं। शायद मैंने थोड़ी सही नब्ज पकड़ी है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से बच्चों को एडमिशन के समय पे बात करते हुए सुना है, अभिभावकों को देखा है कि इस पे कोई और विषय नहीं चल रहा है तो ट्रेड विषय ले लो, ये व्यावसायिक उसमें आ जाए, या इससे अच्छी परसेंटेज बन जाएगी क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का सेशन बहुत होता है, तो फिर आगे एडमिशन हो जाएगा। बच्चों, इन्हीं सब के चलते हुए जो ट्रेड विषय है उसका महत्व कम हो गया है। विषय का जो आधार है वो है आपके अंदर किसी व्यवसाय को लेकर के क्षमताओं का विकास करना, और इस आधार को और इसका जो महत्व है कि आप अपने जो रोजी रोटी के लिए जो भी व्यवसाय चुने या कुछ आप अपने आप से करना चाहें, ये बड़ा कम हो जाता है जब दृष्टिकोण सिर्फ इतना रह जाता है कि इससे अधिक अंक आ जाएंगे या हम केवल पास हो जाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पे फोकस कर रही है कि व्यावसायिक शिक्षा अपने सही आधार के साथ, अपने सही उद्देश्य के साथ पुनः स्थापित हो। पुनः स्थापित मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत की परंपरा रही है लघु और कुटीर उद्योगों की। घर घर यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उसकी रीढ़ रहे हैं। बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो शिक्षा के संबंध में विचार दिए थे, उसमें उनका मुख्य विचार था बुनियादी तालीम, यानी कि वो जो मुख्य विषय हैं इनके साथ साथ एक हस्तशिल्प कौशल या किसी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा को छोटी कक्षाओं से ही आरंभ कर देना चाहते थे, ताकि प्रत्येक बच्चा जब विषयों का ज्ञान ले रहा हो उसी समय एक किसी प्रकार के व्यवसाय में भी कुशल हो जाए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी भी आसानी से और कुशलता से कमा सके।
ये बहुत चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग बहुत हैं और अभी भी हमारा देश बेरोजगारी और बेकारी के जो एक समस्या है उससे जूझ रहा है। हालांकि शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ है, बहुत सारे लोग साक्षर हो रहे हैं और स्कूल्स में इनरोलमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा की तरफ रुझान कम क्यों है, इसके विषय में हम थोड़ी सी तो चर्चा कर ही चुके हैं और थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे। अगर ये स्क्रीन शेयर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि जो हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें जो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के जो चिंता है वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से जो हमारी नई शिक्षा नीति के निर्माता हैं, कस्तूरी रंगन कमेटी है, इन्हें कहाँ से ये आधार मिले कि हम लोग इस पर पुनः देखें। बच्चों, अभी हम लोग जो है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना में है। इससे पहले की जब 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि वर्ष 2012 से लेकर के 2017 के लिए बनी थी, उसमें एक अनुमान लगाया गया था कि जो 19 से 24 आयु वर्ग के वयस्क हैं, जिस उम्र में लोग रोजी रोटी शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उस प्रकार के जो कार्य करने वाले लोग थे 19 से 24 वर्ष के आयु वाले, उसमें से केवल 5% या उससे भी कम ऐसे लोग थे जो किसी प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग लिए हुए थे, किसी भी प्रकार की व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त की हुई थी। यानी कि इस उम्र के लोग जो व्यवसाय में कार्य कर रहे थे वे थे जो कि बस सीधे काम करने लगे और काम करते करते सीख रहे थे, पर उन्होंने कोई कोर्स या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उस व्यवसाय में नहीं लिया था। और अभी इसी ही समय अगर अमेरिका के आंकड़े देखे जाएं तो वहाँ पर इसी उम्र के 19 यानी कि 19 से 24 वर्ष की आयु वाले लगभग 52% लोग प्रशिक्षित थे किसी न किसी औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा में, और उसी समय जर्मनी में लगभग 75% काम करने वाले वयस्क व्यावसायिक रूप से शिक्षित थे। और जानते हो सबसे नंबर 1 पे कौन था? साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे आप जानते ही हैं कि वो बहुत ही जो टेक्नोलॉजी को लेकर के और गैजेट्स को लेकर के कोरिया में बहुत सारा काम होता है, बहुत तेज़ी से वो लोग व्यावसायिक दृष्टि से संपन्न हैं। तो वहाँ के 96% लोग जो थे इस उम्र के 19 से 24 साल की उम्र के, वो व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित थे। तो अमेरिका के 52%, जर्मनी के 75% और साउथ कोरिया के 96% के कंपैरिजन में हमारे यहाँ केवल 5% लोग या उससे भी कम थे, तो लगभग 5% थे, यानी पूरी तरह से 5% भी नहीं थे जो कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। ये इस बात को दर्शाता है कि हम लोग कितना कम फोकस करते हैं बिल्कुल व्यवस्थित व्यावसायिक शिक्षा की तरफ। हमारे यहाँ इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारे यहाँ जो व्यावसायिक शिक्षा है वो मुख्य रूप से कक्षा 11-12 या एक कक्षाओं के लिए है, और ये मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया कि ये ड्रॉप आउट्स का केंद्र थी, यानी कि यहाँ पर जो ड्रॉप आउट बच्चे थे हमारे यहाँ होते हैं वो व्यावसायिक शिक्षा को चुनते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा अवसर जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है। अगर कोई बच्चा 11वीं और 12वीं में किसी ट्रेड से पास होता है, किसी ट्रेड विषय को चुनता है और उसको अगर आगे हायर एजुकेशन में भी उसको लेना चाहता है, तो उसके पास जो डिग्री का कोर्सेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चा जो है ट्रेड विषय को एक चॉइस के रूप में कम लेता है। लेता कौन सा बच्चा है? जिसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। अगर उसे कोई डिग्री लेनी है, हाई स्कूल इंटर पास करनी है, तो ट्रेड विषय ले रहा है, अदरवाइज वो चॉइस करके तो व्यावसायिक शिक्षा को नहीं लेता, क्योंकि आगे हायर एजुकेशन में
उसकी व्यवस्था नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि अगर व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि मान लीजिए आपने साइंस विषय लिया है, तो अगर आप उसे 11th-12th से पढ़ते हैं तो आप आगे तक उसमें हमेशा पढ़ सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि कॉमर्स के साथ भी ऐसा है कि आप उसे आगे तक पढ़ सकते हैं। आर्ट्स विषय में भी ऐसा है कि आप उसमें आगे तक पढ़ सकते हैं। तो ये जो वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क बना था, उसकी घोषणा के माध्यम से ये इस समस्या को प्रयास संबोधित किया गया है कि इस प्रकार से अगर हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम नहीं है व्यावसायिक शिक्षा का, यानी कि किस कक्षा से लेकर के और आगे तक इसमें ज्ञानार्जन किया जा सकता है, तो इसी की वजह से व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और इस तरफ ध्यान देने की बात की गई है। एक और बात है जो कि थोड़ी देर पहले पे कही रही थी कि व्यावसायिक शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता है। किस वजह से? कि ये माना जाता है कि ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है आर्ट साइंस कॉमर्स की, उसके साथ जो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और ये आगे चल कर के बड़ी गंभीर चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेड की जो एजुकेशन है, व्यवसाय की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, इसके भविष्य को प्रभावित करती है। तो इसके लिए जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये एक प्रस्ताव रखती है कि एक फेज्ड मैनर में इसकी पूरी की पूरी संकल्पना विकसित की जाए। एजुकेशन जो वोकेशनल एजुकेशन है, यानी कि स्कूल और फिर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जो मुख्य धारा की शिक्षा है, यानी आर्ट साइंस कॉमर्स की जो शिक्षा है, उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, उसके साथ मिला दिया जाए। आप लोग इस अब तक की चर्चाओं में ये इस बात को लगातार सुन ही रहे होंगे कि जो हमारा पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसे बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है। छात्रों को बहुत चॉइसेस दी गई हैं सब्जेक्ट्स में, और जो स्ट्रीम्स का कंपार्टमेंटलाइजेशन था कि ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ये साइंस के हैं, ये कॉमर्स के हैं, ये एग्रीकल्चर के, बड़े फिक्स्ड थे, उसको बहुत ही लचीला किया गया और बच्चे को चॉइस दी गई है कि वो अन्य विषयों के साथ में किसी अपने चॉइस के विषय को भी पढ़ सके। तो व्यावसायिक शिक्षा को भी इसी तर्ज पर ऐसे समाहित किया गया है कि बच्चे इसे बाय चॉइस एक्सेप्ट करें। और ये शुरुआती आरंभिक वर्षों से ही इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा, यानी कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस करते हुए उच्चतर माध्यमिक और उसके बाद माध्यमिक और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जाए कि अगर बच्चा 6ठी क्लास से किसी प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को लेना शुरू करता है, तो हायर एजुकेशन तक उसके पास ऑप्शन हो उसी विषय को पढ़ने के। और इसी तरीके से जो व्यावसायिक शिक्षा है वो मुख्य धारा में इस प्रकार से इंटीग्रेट होगी कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकेगा। बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, लेकिन उसके पास अगर इतनी सारी चॉइसेस होंगी वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के, तो एटलीस्ट वो किसी एक प्रकार की जो व्यवसाय है, फोटोग्राफी है या कुकिंग या बेकिंग है या टेलरिंग है या किसी और प्रकार की मशीनों के ऊपर काम करने की बात है, किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे की बात है, तो कम से कम वो एक कौशल को अर्जित कर सकेगा। और जब हम इसे बहुत निचले स्तर से शुरू कर रहे हैं, यानी आरंभिक शिक्षा से ही शुरू कर रहे हैं, कक्षा 6 से उसको शुरू करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो इस उम्र से ही बच्चा जो एक श्रम की महत्व है इसको बहुत समझ सकेगा। वो ये समझ सकेगा कि ये जो विषय आधारित हम ज्ञान ले रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रकार के जीविकोपार्जन को और उसके कौशल को और उसके श्रम को जाने और पहचाने और उसको महत्व दें। इसके साथ ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रेस देती है वो इस बात पर कि जो भारतीय कलाएं हैं, भारतीय कारीगरी है, भारतीय जो हस्तशिल्प है, हथकरघा है, जो घर घर गांव-गांव में एक विश्व हमारे यहाँ जो कलाकार हैं, जो बुनकर हैं, जो चित्रकार हैं, इस प्रकार के जो छोटे-छोटे हमारी लोक कलाएं हैं, लोक विधाएं हैं, इनके भी महत्व से बच्चा परिचित होगा और इनको जानेगा। अगर उसने उनको सीख भी लिया समय रहते, तो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो बड़े होकर के किस बिजनेस में जाए। और ये हमारे यहाँ बड़ी एक समस्या जो बेरोजगारी की है, आर्थिक तंगी की है,
उसके लिए बच्चे को एक आत्मविश्वास प्रदान करेगा कि उसको अगर कोई एक स्किल आती होगी, एक कौशल आता होगा, तो वो उसको आत्मविश्वास से भर के रखेगा कि मैं जब चाहूँगा तब इस बिजनेस को करके अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकता हूँ। जो नई शिक्षा नीति है वो लक्ष्य करती है कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाए। जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तब मैंने ये बात कही थी कि वर्ष जो हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना है उसके अनुमान के अनुसार केवल 5% जो काम करने वाले लोग थे 19 से 24 साल की उम्र के, वो व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त किए हुए थे। और अभी बस अगले 5 वर्षों में यानी कि 2025 तक ये लक्ष्य है कि कम से कम 50% विद्यार्थी जो हैं तो व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव ले लें। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि एक टारगेट फिक्स किया जाए और एक जो टाइम फ्रेम बनाया गया है वर्ष प्लान डेवलप किया जाए, जिसमें कि ये देखा जाए कि किस प्रकार से हम ये 50% स्टूडेंट्स को, लगभग 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन हम दे सकते हैं। जो हमारे कंटिन्यूस डेवलपमेंट के जो टारगेट हैं, ग्लोबल एजेंडा है, उसके साथ भी यहाँ पर हम मैच करते हैं। और यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है इसको एक संसाधन के रूप में विकसित करने में, एक मानव संपदा के रूप में विकसित करने में ये जो व्यावसायिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है कि 50% विद्यार्थी कम से कम व्यावसायिक शिक्षा जाने, तो ये लक्ष्य वहाँ भी मदद करेगा। इसके साथ ही व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और अकादमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ साथ होगा। यानी कि बच्चा विज्ञान विषय पढ़ रहा हो या कला विषय पढ़ रहा हो या कॉमर्स का विषय पढ़ रहा हो, उसके साथ साथ उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती चलेगी। तो जो अगला दशक है, यानी कि जो अभी हमारा 2020 शुरू हो चुका है और 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सभी जो माध्यमिक के स्कूल हैं इनको जो ITIs हैं और जो व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र हैं इनके साथ में, जैसे पॉलिटेक्निक है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो लोकल लेवल पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके साथ संपर्क और सहयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है कि आप उनसे जो है कोलैबोरेशन कीजिए और व्यावसायिक शिक्षा को बिल्कुल धरातल पर उतारिए और मीनिंगफुल बनाइए। इसमें एक और बात भी कही गई है नई शिक्षा नीति में कि जो कुछ स्कूल्स में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित और सज्जित की जाएंगी और वो हब के रूप में काम करेंगे, जहां और स्कूल भी आकर के उस कौशल प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकेंगे। यानी कि किसी एक स्कूल के अंदर जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए कौशल प्रयोगशाला यानी कि लैब डेवलप की जाएगी और वहाँ पर जो और दूसरे संस्थान हैं, दूसरे स्कूल हैं, वो भी अपने बच्चों को ला करके उस कौशल में दक्ष कर सकेंगे, वहाँ उसकी मदद ले सकेंगे। तो एक हब की बात की गई है। इसी तरह से जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो NGO हैं, इनके साथ भी एक कोऑपरेशन, एक साझेदारी की बात की गई है और ये सब एक साथ साझेदारी में आकर के वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करें, ऐसा नई शिक्षा नीति प्रस्ताव करती है। यहाँ पे चूँकि बहुत सारे छात्र भी हैं जो कि आगे चल के अपने करियर के बारे में बहुत जानना चाहेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि वर्ष 2013 में एक BVOC करके, यानी कि बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन, एक डिग्री शुरू की गई थी और उसको तो जारी कर ही दिया गया। यानी जो बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है वो वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही जो डिग्री कॉलेज में आप और विषय पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आप अपनी वोकेशनल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी ले सकेंगे। जो आपका 4 वर्षीय जो आपका ग्रेजुएशन कार्यक्रम है उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट होगा। यानी कि अगर आप चाहें तो पूरी तरह से वोकेशनल एजुकेशन से पढ़ लें या फिर अन्य विषयों के साथ डिग्री कॉलेज में भी वोकेशनल एजुकेशन को पढ़ लें। तो जो बच्चे इसको ऐसे चॉइस लेना चाहते हैं वोकेशनल एजुकेशन को, उनके लिए आगे तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। यानी आगे तक एक हायर एजुकेशन तक एक रास्ता बना दिया गया है कि आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की भी कवायद की गई है कि अगर बच्चा 11th और 12th में कोई सी वोकेशनल
एजुकेशन के साथ आता है और आगे चल करके वो उसी वोकेशन में अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स को करना चाहता है तो वहाँ भी वो उसको करे। तो बच्चों, जो आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे माध्यमिक के छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ट्रेड में ही किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को पा सकेंगे या फिर उसे वो पूरी तरह से उसकी डिग्री भी पा सकेंगे। तो आप लोग चॉइस के साथ में वोकेशनल कोर्सेज को चुन सकते हैं, किसी कंपल्शन में या किसी वजह, किसी परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि आप इसे अपना एक करियर बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा टर्म हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है लोक विद्या। लोक विद्या का मतलब हमारी जो ग्रामीण अंचल है, जो हमारा लोकल हमारी नॉलेज है बहुत सारे वोकेशंस को लेकर के, तो वहाँ पर उसको जो उसका जो व्यावसायिक ज्ञान है उसे जो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। यानी कि जो हमारे हथकरघा शिल्प, हस्तशिल्प या छोटे छोटे उद्योग हैं ग्रामीण अंचल के, उस ज्ञान को भी पाठ्यक्रम में विकसित किया गया है। ऐसा पहले नहीं था। पहले ये हुआ करता था कि जो स्थापित इंडस्ट्रीज हैं उसी के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम बनाए गए थे, लेकिन जो छोटे छोटे हमारे कुटीर उद्योग हैं या किसी की कोई कलाकारी है, वो ज़्यादातर वंशानुगत लोगों को मिल जाती थी कि किसी के घर में कोई कार्य होता है तो वहाँ बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इसके साथ साथ एक और सुविधा उपलब्ध है कि जो आपका स्कूल होगा वहाँ पर इस व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में इस लोक विद्या को, यानी कि इस जो हमारा जो हमारी कल्चर में बहुत सारे व्यावसायिक हमारे जो स्किल्स हैं उनको भी बच्चों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। और इसके साथ एक कोशिश और भी कही गई है कि जो ओपन एंड डिस्टेंस मोड के लर्निंग, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा और जो मुक्त शिक्षा के संस्थान हैं, उनको भी वोकेशनल कोर्सेज को संचालित करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इस बात को भी ध्यान में रख करके किया गया है कि जो हमारे इस वोकेशनल कोर्सेज को जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो या तो ड्रॉप आउट होते हैं या किन्हीं कारणों से रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो साथ साथ अपने घर के व्यवसाय में या किसी और कार्य में भी लगे होते हैं। तो ऐसे जो हमारे युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये सुलभ किया गया है कि वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है, नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव में ये बिल्कुल सम्मिलित किया गया है कि अगर संभव हुआ तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड के माध्यम से भी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को संचालित करने की जो संभावना है इसकी तलाश की जाएगी। अगले जो हमारा अगला दशक है उसमें मैंने ये कहा है कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेजेस, उसके बाद हायर एजुकेशन में इसको जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें जो फोकस किया जाएगा वो इस बात पर फोकस किया जाएगा कि लोकल लेवल पर किस प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि इसका जो फोकस है वो नेशनल लेवल पर ना होकर के या स्टेट लेवल पर ना होकर के लोकल लेवल पर भी देखा जाएगा। वहाँ तो होगा ही जो नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के हमारे व्यवसाय हैं, लेकिन अगर लोकल लेवल पर अवसर मिलता है व्यवसाय का तो उसको देखा जाएगा और उन कौशलों को इसको फोकस किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसकी देखरेख के लिए और इंडस्ट्रीज़ के सहयोगों के साथ में साथ साथ में जो वोकेशनल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, और जो हमारा मंत्रालय है, व्यावसायिक मंत्रालय है, वहाँ के लोगों के साथ मिल करके एक राष्ट्रीय समिति, यानी कि एक नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इसका गठन करेगा। यानी कि इस नई शिक्षा नीति में ये इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि इसका लागू होना, यानी कि इसका क्रियान्वयन होना इस योजना का, और वोकेशनल इस जो एजुकेशन है इसको पुनः स्थापित करना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई एक समिति भी बने, एक नेशनल कमेटी भी बने, जो कि इस पर इसकी जो जितनी भी ये पहल की जा रही हैं इनकी देखरेख करे, इनका रिव्यू करे और इनको सजेस्ट करे। तो इस तरह की प्रक्रिया के जितने भी संस्थान हैं उनके लिए आवश्यक है कि
यानी स्कूल्स के लिए भी और हमारे कॉलेजेस के लिए भी एक थोड़ी सी एक चैलेंजिंग सिचुएशंस है कि वो इस प्रकार के एग्जाम्पल सेट करें, इस प्रकार के सिस्टम को इवॉल्व करें जहाँ पर कि ये सफल हो पाए। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा को पहुँच में, जो व्यावसायिक शिक्षा की पहुँच है वो तभी सब जगह तक पहुँचेगी जब हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी इसमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव, योगदान और नवाचार के द्वारा ऐसे आइडियाज सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वहाँ भी नीति निर्माताओं को इसको लागू करने के जो एक एक्शन प्लान बनना है उसमें सहायता मिल सके। तो आप सभी से अनुरोध है, जितने भी यहाँ पर विद्वजन, माननीय विद्वजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस वेबिनार में, कि व्यावसायिक शिक्षा को किस प्रकार से सही मायनों में पुनर्स्थापित किया जा सके, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है हमारे समय की, और हमारे जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि व्यावसायिक शिक्षा पुनर्स्थापित हो और इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो। तो इसके लिए आपके जो सुझाव हैं उसको डीआईएस कार्यालय तक आप निश्चित ही पहुंचा दें। आप सभी के संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल जो जमीनी स्तर पर जो समस्या है और जमीनी स्तर पर जो बच्चे फेस करते हैं और आप भी देखते हैं कि फिर किस प्रकार से उसका अंत होता है कि आगे जाकर के उनको उस पर रास्ता नहीं मिलता और वो केवल एक डिग्री में, ट्रेड विषय जो है कौशल में न कन्वर्टेड होकर के एक केवल डिग्री में समाहित हो जाता है। तो आप सभी भी इस संबंध में अपने सुझाव डीआईएस कार्यालय में समय से पहुंचा दें ताकि आपके सब सुझावों का संकलन हो करके और आगे जा सके। तो एक मैंने पूरी बात यहाँ पर रखी, एक पूरा फ्रेम यहाँ पर रखा। अब मैं चाहूँगी कि यदि कुछ समय शेष है तो यदि कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं या कुछ शिक्षक भी चर्चा में शामिल होना चाहते हैं या अपना सुझाव व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के देना चाहते हैं तो वो यहाँ चैट बॉक्स में लिख दें और मैं कोशिश करूँगी कि समय रहते उनका उत्तर भी दे सकूँ, क्योंकि इसके बाद ही एक और सेशन भी डिज़ाइन है कि मैं देखती हूँ अभी तो कोई प्रश्न मुझे नहीं दिख रहे हैं। कि बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया है, थैंक यू। मैं जानना चाहूँगी कि व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के बच्चों की कौन सी चिंताएं हैं। बच्चों आप सब भी सुझाव दीजिए अपनी चिंताओं को लेकर के, अपने सरोकारों को लेकर के, क्योंकि नई शिक्षा नीति पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक तरीके से इसका निर्माण हुआ है। बहुत सारे सुझावों को बहुत सारे जगह पर जा कर के समस्याओं को बिल्कुल देखा गया है और अब जो इसका एक्शन प्लान बनेगा यानी कि जब ये निरूपित होगी तब भी इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। कि तो कोई सुझाव अभी तो मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि सभी लोग ओके, यस मैम, सार गर्भित समय जानकारी मैडम, ओके ठीक है। मैंने आपको वो बताया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर प्रस्तावित है और किन सरोकारों के और किन संदर्भों के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को किस प्रकार से रीस्ट्रक्चर करने की बात कही गई है। आपके साथ आपकी तरफ से यदि कोई प्रश्न हो तो बताएं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। विवेक कुमार और गुंजन जी बोल रहे हैं और इसके साथ में कुछ लोगों ने तो धन्यवाद भी कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को और व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रस्ताव नई शिक्षा नीति हमारे सामने रख रही है उसका सभी स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो व्यावसायिक शिक्षा पे जोर है ये हमारी देश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है इसको देख करके केंद्र में इसको डेवलप किया गया है और शुरू से ही स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात हो रही है। ये सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन की ही बात नहीं है, सब पूरी जो
बाकी की शिक्षा व्यवस्था भी है, जैसे कि हम लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन बोलते हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स या एग्रीकल्चर साइड, वो सभी के लिए इस बात की बात हो रही है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी तरह से कौशल पर आधारित हो, यानी कि बच्चा जो भी सीखे वो उसके जीवन में भी उतरे, उसके व्यवहार में भी आए, यानी लर्निंग आउटकम बेस्ड जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, तो उस पर फोकस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा है। उसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर है कि बच्चा जो है रटे ना चीज़ों को, करना सीखे, उसके जीवन में भी परिवर्तन आए। तो उसी प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन पे भी इसीलिए फोकस है कि बच्चा वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा कुछ कार्य करने के लायक निश्चित ही बन जाए समय रहते हुए। के प्रश्न तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, लोग खुश। ओके मैम, एक प्रश्न आया था, मैम व्यावसायिक शिक्षा के लिए टीचर्स के कौशल में कैसे सुधार किया जाएगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बबीता राय जी। मैं आपसे इस जो शिक्षण प्रशिक्षण वाली बात है, इस वाले सेक्शन में जो एनईपी कहती है वहाँ से जोड़ करके बात कहती हूँ। वैसे तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष तौर से व्यावसायिक शिक्षक ही नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल ट्रेड स्किल्स होती हैं जो नॉर्मल टीचर्स के अंदर, जो कि बाकी के विषय पढ़ाने वाले हैं, उनके अंदर नहीं होती हैं। लेकिन चूंकि जो नॉर्मल टीचर्स हैं, जो व्यावसायिक शिक्षक नहीं भी हैं, अगर वे चाहेंगे कि कोई उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स हो, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये व्यवस्था करती है कि आप बहुत सारे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उसके थ्रू ये कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन में भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो अगर शिक्षक चाहते हैं तो वहाँ से उसको कर सकते हैं। और अभी जैसा कि मैंने कहा ही कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग वाले बोर्ड में, जैसे कि इग्नू है या राशि टंडन है, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी कुछ इस प्रकार के कोर्सेज डेवलप किए जाएंगे जहां आप व्यावसायिक शिक्षा ले सकेंगे। तो जो वर्तमान में शिक्षक हैं, यदि वे चाहते हैं कि वो व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करें, तो इस तरीके के उनके पास ऑप्शंस होंगे कि वो ओपन जो स्कूल्स हैं वहाँ से अब उस कोर्स को कर लें। और जो भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं वो इसे शुरू से ही एक व्यावसायिक शिक्षा के एक कोर्स को करके चल सकते हैं। तो शिक्षकों के कौशल विकास के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है शिक्षक प्रशिक्षण का और शिक्षक शिक्षा का जो सेक्शन हुआ होगा वहाँ इसे डिटेल से लिया गया होगा, और बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट एक बार आप शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र वाले क्षेत्र में भी पढ़ लें। ओके, तो मुझे लगता तो नहीं। हाँ जी, एक बहुत अच्छा आपका डॉक्टर मुकेश जी का एक बहुत अच्छा सुझाव है कि शिक्षकों को अन्य कॉलेजों के भ्रमण हेतु भी भेजा जाए। जी, आपका ये सुझाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी माना है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि कुछ स्कूल्स को हब की तरह, यानी सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार की कौशल विकास की प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी। तो वहाँ पर शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ भ्रमण के लिए अवश्य भेजा जाएगा, उन प्रयोगशालाओं में, उन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के लिए। तो व्यावसायिक शिक्षण के लिए तो यह बात है ही, लेकिन इसके अलावा जो अगर आप कहें कि अन्य विषयों के लिए भी शिक्षक जा पाए, तो अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई जी ने जो वक्तव्य लिया था जिसमें स्कूल क्लस्टर वाली बात की गई थी, तो वहाँ भी ये बात थी कि कुछ स्कूल्स को जोड़ करके, आसपास के जो एरिया के स्कूल्स हैं उनको जोड़ करके क्लस्टर बनाया जाएगा, जहाँ पर आपस में वो शैक्षिक भ्रमण भी कर सकेंगे और अपने अनुभवों का आदान प्रदान भी कर सकेंगे। बबीता राय जी लिखती हैं कि मुझे लगता है कि वर्तमान में शिक्षण के समय में भी शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये बात मैम आपने बिल्कुल ठीक की, शिक्षक को हर समय प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हमको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और अब एक अच्छी बात ये है कि समय की वजह से जो वक्त की मांग है, ऑनलाइन प्रशिक्षण बहुत सारे उपलब्ध हैं, हम अपने विद्यालयों में कार्य करते हुए भी बहुत सारे प्रशिक्षण पैरेलल ले सकते हैं। तो ये जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टीचर्स अपना कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, जिसको कि नई शिक्षा नीति शॉर्ट में CDP बोलती है।
ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर कोई शिक्षक इस बात के महत्व को समझता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एक इस प्रकार के मिसकंसेप्शंस भी हम सभी ने देखे होंगे कि वंस एक बार आप जब नौकरी में आ गए तो उसके बाद में आपको लगता है कि हमको तो सब कुछ आता है और अब हमको सीखना नहीं है। लेकिन अगर शिक्षक हमेशा सीखने वाले मोड पर रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार 100% वहीं से ही शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारी और योजनाओं की जरूरत नहीं रहेगी। बबीता राय जी कहती है कि ये व्यवस्था विभाग की तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, विभाग की तरफ से बहुत सारे प्रशिक्षणों की व्यवस्था होती है, माध्यमिक में भी होती है, और आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। और अब ये जो वेबिनार हो रहा है आपका, वो भी एक तरीके से आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही है। आप एक बड़े स्तर पे चर्चा पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, ये भी आपको किसी न किसी प्रकार का है। तो आप अपने इस सुझाव को कि विभाग की तरफ से माध्यमिक में भी शिक्षक प्रशिक्षणों की व्यवस्था निरंतर की जाए, और अगर वो आवश्यकता आधारित की जाए, यानी कि यदि शिक्षकों से एक प्रकार का ऐसा ले लिया जाए, एक सर्वे कर लिया जाए कि किस प्रकार के प्रशिक्षण को वो चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि विभाग की तरफ से ये व्यवस्था बहुत आसानी से हो सकेगी। तो आप अपना जो शिक्षक प्रशिक्षण वाला सुझाव है बबीता मैडम, वो जरूर भेज दीजिए सर को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक प्रशिक्षण से बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही हूँ, और डाइट में होने की वजह से मेरे तो बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं, लेकिन माध्यमिक में ये श्रृंखला थोड़ी सी कम है या धीमी है। तो यदि आप इसे लिखकर भेजेंगी तो ये बहुत ही स्वागत योग्य होगा। समी खान जी बोलते हैं कि कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हुए भी किसी न किसी स्किल में माहिर होते हैं, तो क्या उन्हें भी यहाँ शामिल किया जाएगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी शमी जी लोक विधा की, और ये लोक विधा वही है जो कि हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोग भले ही ना पढ़े हों लेकिन किसी न किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं, तो उनको भी इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा, उनकी जो विधाओं से भी सीखा जाएगा, और स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को ये अधिकार दिया गया, जाने का प्रस्ताव किया गया है कि वो इन लोगों से सहयोग लें और इनकी जो विधा है उसको बच्चों को सिखाने में उनकी मदद लें। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी इसका प्रस्ताव जरूर करती है, और इस पर जब एक्शन प्लान बनेगा तो कुछ निश्चित ही लोक विधा को लेकर के बहुत ही सही जो है वो कहेगा। ओके, मुझे लगता है कि मैं अपने समय से कुछ आगे निकल चुकी हूँ। तो प्रश्नों का जो निरंतर आना है वो इस बात का द्योतक है कि आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जो सम्मिलित प्रयास हैं चर्चा पर चर्चा के, वो निश्चित ही इस जो नई शिक्षा नीति है इसको एक बहुत ही कारगर रूप देने में सहयोग करेंगे। थैंक यू आदरणीय डियास साहब, आज्ञा दीजिए आगे। मुझे लगता है कि एक और सेशन है दूसरा, तो उसके लिए कुछ निर्देश दीजिए सर। थैंक यू मैम। आपने चूँकि व्यावसायिक शिक्षा का जो हमारा पहलू था उस पर बड़े विस्तार से इस चीज़ को किया, और इसमें जो हमारे बच्चों की अपेक्षाएं और आगे जो भविष्य है देश का या हम कह सकते हैं दुनिया का, उसमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि हमारा पुराना भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया के रूप में जो डेवलपमेंट था देश का, उसमें हर व्यक्ति जो जिस विधा में पारंगत था उस विधा में अपनी भूमिका निभाता था, और हमारे देश का जो एक्सपोर्ट था, हालांकि उसको बाद में कुछ लोगों के द्वारा बाधित करने का प्रयास किया गया कि समुद्री में नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें फेमस थी। और सिकंदर से यानी यूनान से लेकर के आपके यूरोप तक के देश, क्योंकि तब तक अमेरिका का हमारा साथ कंसेप्ट नहीं बन पाया था, कि वहाँ से आते थे लोग। जिस रूप में अंग्रेजों ने हम पे सत्ता स्थापित की, उसके पीछे भी मुख्य भूमिका वही थी कि भारत की खोज, भारत की तलाश, भारत के नए नए आने के रास्ते, और अंत में भारत के एक एक पार्ट पे कब्जा करने की जो प्रवृत्ति आई, उस सब के पीछे हमारी संपन्नता, हमारे देश के जो संसाधन थे, और विशेष रूप से जो कुटीर उद्योग थे, उनकी भूमिकाएं थी। और
उसको जिस भी रूप में तोड़ा गया, और जैसा कि हम लोग जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़े हैं उसमें इस चीज़ का मेन रूप से हमारे उस समय के आंदोलनकारियों ने, लोगों ने उस चीज़ को डाला और ये बताया कि जो सिस्टम है जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि सबसे पहले कुटीर उद्योगों पे धावा बोला गया, टैक्सेशन से लेकर के उनको कच्चा माल न मिले, कुशल कारीगरों के हाथ पैर कटवा लिए जाएं, अगर वो काम करते तो उनको कोड़े लगाएं, प्रताड़ित किए जाए तो अपना मूल पेशा छोड़ दें। दूसरा हुआ कि यहाँ से कच्चा माल बिना किसी टैक्स के विदेश में ले जाना और वहाँ से उस माल को तैयार करा करके इंडिया में ले आना और बिना टैक्स उसको बेच देना। यहाँ तक कि किया गया कि जो कच्चा माल हमारा था कि उसको अनिवार्य कर दिया गया कितना प्रोडक्शन आपको करके और उसको सीधे देना ही है। इस तरह के इसको तोड़ने में बहुत सारे सिस्टम लगाए गए और अंत में वो जो दशा हुई, देश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हुई, वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने 1947 तक आई। उसके बाद से क्षणबद्ध ढंग से प्रयास किया गया कि जो भी स्थितियाँ रहीं, लेकिन चूँकि वो घर घर तक नहीं पहुँचाया जा सका, इंडस्ट्रीज और एक सेंट्रलाइज इंडस्ट्री के बारे के सीमा तक ही लगभग हम लोग सीमित रहे। कुछ मामलों में ही आगे जाने लगे। आज भी जो हम लोग जाते हैं गांव में, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां फेस करती हैं। अगर उसके लिए हमारे एक डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला समन्वय उपायुक्त स्वरोजगार योजना, उनके सहयोग से अगर होता है तो बैंक से उनको लोन मिल पाता तो मिलता है। फिर सामान कहाँ से ले आएँ, फिर मिल गया सामान तो कैसे बेचे, तो उनके पास पूंजी तो है नहीं। तो जो भी मेला या इस टाइप की चीज़ें लगती हैं तो वहाँ पे भी उनको फेस करनी पड़ती तरह तरह की समस्याएं। लेकिन जो जूझारूपन दिखाती हैं वो वास्तव में आगे भी बढ़ती है, अपने समूह को भी ले जाती है, अपने गांव समाज को भी आगे ले जाती है महिलाएं। तो एक तरीके से उसमें चुनौतियां भी होती हैं क्योंकि हमारा एक सिस्टम टूटा है और उस टूटे हुए सिस्टम को फिर से जोड़ने के लिए चूँकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहल की गई है, ये बहुत ही सुधारात्मक, बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन, समाजवाद, साम्यवाद, जो भी कह लीजिए कि वो जो पद्धति अपनाना चाहते हैं उस सारी सिस्टम को अपना करके तो उसको हम शिक्षा से जोड़ रहे हैं। अगर हम शिक्षा से जोड़ेंगे तो बच्चे शुरुआत से जब जुड़ेंगे तो लगभग उनकी जो 12 साल की उम्र के बाद से वो जुड़ जाएंगे, 11 साल के बाद से, तो निश्चित अपने अगले पड़ाव में बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बचपन से आदमी सीख जाता है। जो व्यक्ति ड्राइविंग जानता है उसके लड़के को ड्राइविंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बगल में बैठ करके वो धीरे धीरे समझ जाता है कहाँ से क्या होता है, और एक दिन धीरे से अपना कभी चोरी से कभी सामने ही वो अपना गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो बचपन से किया रहता है तो बहुत अच्छा ड्राइवर भी बनता है। लेकिन जिसको ड्राइवर की ट्रेनिंग दी जाती है उसको बड़ी फजीहत होती है और कहीं भी पार्किंग करने में भी बड़ी दिक्कत आती है सामने। तो इसलिए जो कि बच्चे हमारे व्यावसायिक शिक्षा से शुरू से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग ये मान के चलते हैं कि आगे जो हमारा इस रूप में देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी पहलू हैं उसमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। चूँकि शिवानी मैम ने इस चीज़ को बड़े विस्तार से बहुत ही अच्छे ढंग से, एक चीज़ और शेयर कर दें तो फिर शिवानी मैम का धन्यवाद दें कि हमारा अभी जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापान की जो दशा रही वो सारे लोग वाकिफ हैं। जहाँ पे परमाणु बम गिरा हो, परमाणु बम से जितनी क्षति होती है उससे ज़्यादा क्षति होती है कि उसका जो कंसेप्ट होता है, जो उसका भयावह सीन होती है उससे उबर पाना। एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के घाव भर जाते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट के घाव दिमाग पे होता है वो पूरे जीवन नहीं भरता। लेकिन फिर भी जापान ने अपनी जो परिवर्तन लाया अपनी शैली में और उसका खामियाजा उसका परिणाम रहा कि जापान आर्थिक रूप से उस स्थिति से उभर गया। हमारे पड़ोस का मुल्क जिसके साथ आजकल लगातार चुनौतियां चल रही हैं उसने भी काफ़ी इस चीज़ को किया और जो है लेबर पार्ट पे किया, तकनीकी पार्ट पे भी किया, और देखते हैं कि कितने सस्ते सामान निकल करके और मार्केट पे कब्जा करके, और आज की जो भी तमाम विषम परिस्थितियां हम लोग झेल रहे हैं वो भी एक तरीके से आर्थिक साम्राज्यवाद का ही एक पहलू है।
तो इस तरह की चीज़ें, चूँकि हमारे देश का कल्चर अलग रहा है कि हम तो अपना आगे बढ़ते हैं तो चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी आगे बढ़े। हम भले सिलेंडर 1000 का खरीदते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को 500 रुपया में देते हैं। तो हमारा देश का जो कि सोच, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति ये बिल्कुल पृथक टाइप की है, लेकिन हम इतने भी कमज़ोर नहीं रह सकते कि हम आने वाले दिनों में किसी अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्जे में आए। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल प्रोत्साहित करने की और शुरू से बच्चों में वो उससे परिचय कराने की, उनके संस्कार में डालने की आवश्यकता है, जिसे शिवानी मैम ने बखूबी भी बताया है। और इसके लिए आप बहुत ही कम सूचना पे तैयार हो गई थी, क्योंकि हमारे एक साथी के साथ दुर्घटना होने के नाते वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उसकी भरपाई शिवानी मैडम ने बहुत अच्छे से किया। और शिवानी मैडम के आते ही प्रश्नों की बौछार हो जाती है। अभी पता नहीं कि तारीफ में होते हैं कि इनकी शिकायत में होते हैं, लेकिन होते तो वही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके पास शिकायतें आने लगे तो आप मान के चलिए कि कुछ कर रहे हैं। तो अगर शिकायतें के रूप में भी लेते हैं तो भी आपका बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और अगर आपकी पढ़ाई में, आपके विश्वास में करते हैं तो और अच्छी बात है। और अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। कहा जाता है कि जो भी जिसको आपको बर्बाद करना हो उसको उसके मूल से हिला दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि हमारे एक मित्र थे हॉस्टल के, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। और आज का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसमें वो कहा जाता था सेल्फ टैक्स पे व्यापार कराया, तो सेल्फ टैक्स विभाग में उन्होंने जॉब भी पा ली। लेकिन वो मूल से इतने हट गए कि बाद में ट्रेंड से कट गए, क्योंकि इतने डिप्रेशन में आ गए थे। जिसको आपको परेशान करना हो, जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि जो उनका मूल होता है अपने गांव से, समाज से छूटते हैं और सोचते हैं हम तो बड़े हाई फाई हो गए, तो वो न हाई फाई बन पाते हैं और न ही उस समाज से जुड़े होते हैं। और जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको कंधा करने वाला, उनको सहयोग देने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए जो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, उस पर गर्व करना, अभिमान करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना, ताकि जो बच्चे को अगर शुरू से उसके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी तो कभी वो निकलती नहीं। बचपन की चीज़ें, बचपन की जो भी चीज़ें हमें याद कराई गई थी, वो चाहे पहाड़े हों, गिनतियाँ हों, अक्षर हों, कविताएं हों, श्लोक हों, वो कभी नहीं भूलते। वो जब भी जरूरत पड़ती है अपने आप ऐसे निकलता है कि कब का कहाँ से पड़ा हुआ था। लेकिन एक सीमा के बाद, जब विशेष रूप से 18 साल के बाद जब कोई चीज़ पढ़ाई होती है तो बड़ी अल्पकालिक होती है। उसको परमानेंट और रैंडम वो प्रस्फुटित हो जाए, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। तो ऐसे विषय में जो हमारे भाषाओं के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं, उससे देश का, समाज का, प्रदेश का, परिवार का, बच्चे का किस रूप में, क्योंकि आज की एक विधा और है कि व्यक्ति में धैर्य का अभाव होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में दो लोग रास्ते में जा रहे हैं, एक दूसरे की बाइक में अगर हल्का सा टच करे उधर पहले मारपीट कर लेते हैं। अरे यार बाइक से तो कम चोट लगी थी, अब क्यों एक दूसरे का मुंह फोड़ रहे हो? इतना सेंस तो हो जाता, लेकिन नहीं है। अगर कहीं बीच में कोई मामला हो गया, पड़ोसी का कुत्ता पड़ोसी के घर में चला गया, मारपीट हो गई, अरे कुत्ता चला गया चले आते। तो इस तरह से अगर कोई रिजल्ट हमारे मन माफिक नहीं रहा तो सोचने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल अब हमें इस जीवन को जीने का ही अधिकार नहीं रहा, सारे अवसर हमारे समाप्त हो गए, देश दुनिया हमारे लिए समाप्त हो गई। तो इस तरह की भी जो चीज़ें आती हैं उसका पूरी तरह से निदान हमारी संस्कृति में, हमारी कलाओं में, हमारे भाषाओं में, साहित्य में ये सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। और इनको ले करके हमारे साथ, जैसा कि अभी आप चेहरा देख ही रहे होंगे, बीच बीच में आ जाता है, तो बहुत ही प्रभावी ढंग से, हालांकि सेवानिवृत्त हो गए हैं उम्र से भी लगता है, लेकिन इनके जो चेहरे के विश्वास है उससे लगता है कि अभी हम लोगों से करीब 20-25 साल तो छोटे ही होंगे। लेकिन आप अपने अनुभवों से, श्री महेश चंद्र शर्मा जी जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली में, बहुत ही
सूझबूझ बहुत ही शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने वाले, आपके जो अनुभव हैं, आपका अध्ययन है, और आप इस विधा पे हम लोगों को अपने संबोधन से उपकृत करेंगे, लाभान्वित करेंगे। श्री महेश चंद्र शर्मा जी। अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, राइट। नहीं हुआ, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमें एक सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है बिहार साहब महोदय की तरफ से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए क्या प्राविधान किए गए हैं, क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, इस दस्तावेज में किस प्रकार से अपनी भारतीय भाषाओं के संवर्धन, अपनी कला के संवर्धन, अपनी संस्कृति के संवर्धन, अपने साहित्य के संवर्धन के लिए ये क्या क्या बताते हैं। वास्तविकता ये है कि हमारे इस शीर्षक में 4 शब्द हैं। पहला है मातृभाषा, दूसरा है कला, तीसरा संस्कृति और फिर उनका संवर्धन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाषा क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, या संकेत से भी समझते हैं भाषा, लेकिन यहाँ पढ़ने और लिखने की बात भाषा की है। उसके संबंध में बहुत पहले एक कवि, एक लेखक, दोनों ने कहा था, भारती हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहै सब भाषा सब उन्नति को मूल। यदि हमारी मातृभाषा की उन्नति हो जाएगी, हमारी देश भाषा की उन्नति हो जाएगी, राष्ट्रभाषा की उन्नति हो जाएगी, हमारी भाषा की उन्नति हो जाएगी, तो सबकी उन्नति हो जाएगी। अपनी भाषा की उन्नति में संपूर्ण उन्नतियां समाहित हैं। बहुत पहले कहा। आज हमारे राष्ट्रीय शिक्षा के जो संविधान के निर्माता है, उन्होंने इस बात को समझा। इससे पहले हम अंग्रेजी के पीछे बहुत पड़े हैं। हमारी कुछ व्यवस्थाएं भी रही होंगी, हमारी कुछ मजबूरियां भी रही होंगी, लेकिन आज उन सब मजबूरियों से हम ऊपर उठ गए हैं और हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी मातृभाषा की उन्नति नहीं करेंगे, तब तक न तो हमारी कलाओं की उन्नति होगी, न हमारे साहित्य का संरक्षण होगा, न हमारी जो संस्कृति है वो बच जाएगी। इसलिए इस 650 पेज की जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा है, इसमें राष्ट्रीयता, भारतीयता और उसके संपर्क किया जाए, तो कैसे इस योग्य बनाया जाए कि वे सक्षम हो सके। अभी बड़ी सुंदर रूपरेखा और बाद में
उसको इतनी अच्छी प्रकार से संयोजित करते हैं कि कोई विषय अगर छूट गया है, कोई बात छूट गई है तो रह नहीं सकती। हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के निर्देशन में हमारे संयुक्त शिक्षा महोदय के निर्देशन में ये योजना चल रहा है। उसमें हम ये समझते हैं कि आज आवश्यकता है कि हम अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राजभाषा, अपनी प्रांतीय भाषाएं और जो हमारी विशेष रूप से देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन सबके उन्नयन के लिए प्रयास करें। इसके लिए एक मसौदा कविवर मैत्री संघ गुप्त ने भी कहा था, इसको निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पश मेरा और मृतक। आज इन सब चीजों को समझा गया है और अपनी भाषाओं के संवर्धन की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि बच्चा मातृभाषा को सबसे अच्छी तरह। हमारे बीच में कुछ शिक्षा बहने भी हैं, शिक्षक साथी हैं, बच्चे हैं, अधिकारी जन हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कुछ भी नहीं समझ पाता, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष का होता है, जब वो बिलख रहा होता है, रो रहा होता है, तो माँ की आवाज जिधर से आती है उधर वो देखने लगता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने माँ के दूध के साथ उस भाषा को ग्रहण किया, उस एहसास को ग्रहण किया है जो माँ समझती है। और माँ की आवाज आती है और माँ की आवाज माँ बच्चे की आवाज से आवाज मिला करके जब बोलती है, कुछ कहती है, हाँ बेटा आई आई, तो बच्चा उधर देखता है चुप। क्या ये मातृभाषा का जादू नहीं है? ये मातृभाषा का ही कमाल है जिसको हम भूल गए। इसके अलावा एक और भी भारतीय अवधारणा है। हम संस्कृति और परंपरा की बात की आगे करेंगे। हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि जन्म से पहले भी बच्चा सीखता है। इसके संबंध में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी सुविज्ञ हैं और जानते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है वो माता, और जो वो सिखाती है सबसे पहले वो माता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा में यदि शिक्षा देते हैं तो समझ लीजिए कि हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बच्चे पर बोझ डाल। तो हम प्रारंभिक बच्चे को बोझ न डालें, उसकी जो अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें हम उसको सिखाएं, वो जल्दी सीख जाएगा, उसके लिए सरल होगा, सुलभ होगा, बोधगम्य होगा। अब रही इसके संवर्धन की बात। कभी भी संवर्धन की जो बात होती है वो सामाजिक स्तर से न होकर बल्कि शासन स्तर से होती है, सरकार स्तर से होती है। कोई भी सरकार एक मसौदा बनाती है, यदि वो दूसरी तरह की बात करती है, दूसरी तरह का पाठ्य निर्माण करवाती है तो मजबूरी हो जाती है। लेकिन सरकार अगर ये कहती है कि हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो इससे अच्छा और कुछ निश्चित रूप से हमारे इस मसौदा में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लागू की गई, उसमें 10+2 की अवधारणा, उस अवधारणा को अब
हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। हमारे राष्ट्रभाषा निर्माताओं ने एक नई अवधारणा दी, और वो अवधारणा इस प्रकार की अवधारणा है कि एक सम्मिलित कोर्स, सम्मिलित प्रयास, एक सम्मिलित स्थिति है शिक्षा के लिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में है, राष्ट्रीयता के संदर्भ में है। तो बच्चे को 3 वर्ष की अवस्था से ही पढ़ाने की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक हम कक्षा 1 में 6 वर्ष के बच्चे को एडमिट कराते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि 3 वर्ष के बच्चे को भी शिक्षालय में भेजने की बात। बड़ी स्पष्ट सी बात, हमारा ये प्राविधान बहुत पुराना है। एक बच्चा हमारी प्राइमरी में पहुंचता है 6 वर्ष की आयु में, एक बच्चा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पहुंचता है 3 वर्ष की। वो 3 वर्ष तक छोटी मोटी अंग्रेजी, हिंदी बोलना, हल्का फुल्का गणित, कला और कुछ अभिवादन, कक्षा में कैसे घुसा जाए, कक्षा में क्या करते हैं, किस प्रकार से मिलना जुलना होता है अपने भाइयों, अपने परिवार वालों के साथ में, अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, छोटी मोटी बातें में बच्चा सीख जाता है। लेकिन हमारा बच्चा जो कक्षा 6 वर्ष की आयु में वहां पहुंचता है, उस समय तो बिल्कुल शून्य जैसा होता है। तो हमारा बच्चा पिछड़ रहा था। इसलिए 3 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे को प्री प्राइमरी के रूप में लेने की बात। 3 वर्ष के अवस्था से प्रारंभ होने वाला जो प्री प्राइमरी का कोर्स है, ये एक तरह से खेल खिलौनों का कोर्स है। बच्चा स्कूल जाना सीखेगा, वहां पर जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं बिल्कुल माता पिता की तरह और उनसे भी ज्यादा स्नेह के साथ उसे व्यवहार करेंगे। उसे नाश्ता भी मिलेगा, उसे पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, उसे खेलने को भी मिलेगा। वहाँ स्कूल में कुछ भित्ति चित्र बने होंगे, वो भी देखने को मिलेंगे, कहानी सुनने को मिलेगी। कुछ बच्चे आपस में बैठकर नाटक भी करने लगते हैं, कोई माँ बन जाता है, कोई अध्यापक बन जाता है, कुछ बन जाता है। ऐसे बच्चे भी आपस में कुछ करते हैं, तो वो ही क्रियाएं वो वहां पर करना सीखेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता। तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षित अध्यापक होंगे, उन बच्चों के लिए बड़े प्यार के साथ बच्चे आपस में भी खेलेंगे, कूदेंगे, संवाद करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे समझ जाएंगे। निश्चित रूप से बच्चे समझ जाएंगे निश्चित रूप से बच्चे समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। वास्तव में शिक्षा का एक जो क्रम है, उस क्रम से अलग खेलना, कहानी सुनना, गीत, कविता इत्यादि के द्वारा वो कुछ सीखेंगे और सीख करके 6 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में पहुंचे। मेरा इसमें ये विचार है कि इस आयु वर्ग में कक्षा प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर कक्षा 1 तक यदि शिक्षिकाएं ही उनका शिक्षण करें, क्योंकि शिक्षिकाएं जितना प्यार दुलार से बच्चे को रख सकती हैं, निश्चित रूप से शिक्षक उतना संभव है न करता। इसलिए मेरे विचार से प्री प्राइमरी में शिक्षिकाएं ही होनी चाहिए।
आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज पहुंच रही है क्या? मैं सोच रहा था कि आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए बुलाया था बच्चे के लिए। तो इस अवस्था में जो एक अवधारणा है कि आंगनवाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी से प्राइमरी से जोड़ा जाए, तो अब तक जो प्री प्राइमरी है वो तो उसकी अवधारणा प्रारंभ होगी। आंगनवाड़ी बहुत पहले की तरह है, लेकिन आंगनवाड़ी उन शिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा संचालित नहीं है क्योंकि अब आवश्यकता है। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों को काली पुनर्गठन नियोजन करना पड़ेगा, जिसकी व्यवस्था हम लोगों को करनी होगी। इस मसौदे में, इस दस्तावेज में ये माना गया है और वास्तव में सही भी है कि 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 8 वर्ष की आयु तक बच्चे जो सीख लेते हैं, जो सुन लेते हैं, जो समझ लेते हैं, वो जीवन भर चलता है। हर किसी ने ये अनुभव किया होगा। बहुत पुरानी बात है, एक राजा के 4 लड़के थे। चारों बहुत ही उद्दंड थे, जो भी पढ़ाने आता था उसको बंगा देते। एक विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ये बच्चे आप हमें दे दीजिए। मैंने और उन्होंने ये कहा कि ये इनकी सीखने की आयु है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्। एक कच्चा घड़ा है मिट्टी का जो अभी पकाया नहीं गया, उसमें हम कुछ काले से चिन्ह लगा देते हैं, चारों ओर उसके लगा देते हैं, कुछ स्वस्तिक बना देते हैं, कुछ चिड़ियां बना देते हैं, उसको हम सुंदर बनाने के लिए कुछ बना देते हैं। तो उस घड़े में वो जो चिन्ह बन जाते हैं, जो कलाकृतियां बन जाती हैं, वो पकाने के बाद जब तक टूटता नहीं, जब तक वो बिल्कुल मिट्टी में न मिल जाता, तब तक वो बना रहता। ऐसे ही हमारे बच्चे जब 2 से 8 वर्ष तक की आयु में जो कुछ भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, जो सदाचार सीखेंगे, जो भाषा सीखेंगे, जो कलाएं सीखेंगे, जो व्यवहार सीखेंगे, जो शिष्टाचार सीखेंगे, वो जीवन भर। इसलिए इस अवस्था का सदुपयोग करने का जो विचार बनाया गया है हमारे इस मसौदे में दिखता है, वो बहुत ही सुंदर और अच्छा विचार। तो अब हम ये देखते हैं कि इस स्थिति पर उन बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा, इसकी बात अभी हम लोगों ने की है। इसके लिए कोई पाठ्यक्रम उस तरह का नहीं होगा जो बोझिल हो। आज जो 3, 4 और 5 वर्ष का बच्चा है, वो जब स्कूल जाता है किसी मंदिर स्कूल, तो बच्चे का बोझ और बस्ते का बोझ दोनों में अगर तुलना किया जाए, बस्ता भारी। हमारे भाषाविदों ने, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाले एक और ये कहा है कि बस्ते का बोझ कम हो। हमारे समाज की भी मांग है, हमारे सभी शिक्षाविदों की मांग है, लेकिन बस्ते का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। वो बोझ भी ना बढ़े और हम बच्चे को सिखा दें। इस बीच में कुछ इस तरह का लाना है, कुछ गतिविधियां ऐसी लानी है जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं। बच्चों को जो शिक्षा दी जानी है तो अपनी मातृभाषा में दी जानी है,
और मातृभाषा की शिक्षा कक्षा 5 तक तो चले ही चले, संभव हो तो कक्षा 8 तक भी चले। हालांकि इस बीच में कक्षा 1 से ही हम अन्य भाषाओं को भी लाने की बात करें, लेकिन कोर्स बढ़े नहीं, सीख भी जाए और विशेष रूप से संवाद के माध्यम से सीखें। बच्चे आपस में बोले, शिक्षक शिक्षिकाओं से बोले, घर पर जाकर बोले, तो बच्चे का बोझ भी नहीं बढ़ेगा, तो बच्चा निश्चित रूप से उन भाषाओं को सीख भी लेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस उम्र में, इस एज में बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत सी ऐसी बातें पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों के लिए उत्तर देना कठिन। मैं कुछ छोटे बच्चों के अब संपर्क पूरी पहले नहीं रहा, में था, तो एक बच्चे ने ये पूछा, ये बताओ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में और भेज दिए दूसरी तरफ, तो क्यों ना वो यशोदा के यहाँ ही आते, वो सीधे देवकी के यहाँ जाकर यशोदा के यहाँ क्यों आए, सीधे आते। बात बच्चे ने अच्छी पूछी। उसने एक बारी पूछा कि ये शरीर पर तिल क्यों हो जाता, एक उसने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, विचारणीय हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट बहुत दिनों से करेंगे इसी तरह से नियोजन को परिवार। बच्चे ने पूछा कि गांधारी ने 100 पुत्र किए। अब देखें छोटा बच्चा कैसा प्रश्न करता है, आश्चर्य की बात है। तो ये सब जिज्ञासाओं का समाधान, उसको सही दिशा देना, ये हमारी शिक्षा का, हमारे पाठ्यक्रम का, हमारे उन शिक्षाविदों के लिए एक परीक्षा का चुनौती होगी कि वो ऐसा पाठ्यक्रम दे पाए और हमारे शिक्षक भी, शिक्षिकाएं भी इन प्रश्नों को कहीं छोड़ ही ना दे। ये ना कहे अरे क्या बात है, इन बच्चों को समाधान, जितना हम उन प्रश्नों का समाधान करेंगे उतनी ही उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उतना ही वो शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच में खुलेंगे, अपनी बातें सीखेंगे और समझ। बात आती है द्विभाषी अप्रोच। मातृभाषा में हमें कक्षा 1 से उन्हें कुछ दूसरी भाषा की बात शुरू कर दी, कक्षा 5 में जाते जाते कुछ और आगे बढ़ गए, लेकिन द्विभाषी अप्रोच की बात बहुत आवश्यक है। हमारे शिक्षक भी ऐसे हैं जो 2 भाषाओं में पढ़ा सकते, केवल मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, केवल प्रादेशिक भाषा में अगर वो पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा आगे। तो द्विभाषी अप्रोच के लिए पहले शिक्षक शिक्षिकाओं को तैयार करना होगा, उसके बाद बच्चों के साथ इस प्रकार का संवाद करना होगा। जब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हिंदी में भी बोल लेता है और अंग्रेजी में भी बोल लेता है और किसी प्रांत विशेष का है तो प्रांतीय भी बोल लेता है, तो हम प्रयास करेंगे बच्चों का निश्चित रूप से द्विभाषी अप्रोच या बहुभाषी अप्रोच हो सकती है। इसके लिए भी हमारे इस मसौदे में इस प्रस्ताव में प्राविधान किया। कक्षा 1 से ही स्कूलों में कुछ अन्य भाषाओं को पढ़ाने या रखने की बात करें, इससे अधिक भाषाओं का एक्सपोजर हो, बच्चा कई भाषाओं में सीख सके, इसके लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम तैयार होगा और उनके लिए ये चुनौती होगी कि किस तरह से वे ऐसे पाठ्यक्रम को बनाएं जिससे बच्चा कक्षा 5 तक पहुंचते कुछ दूसरी भाषाओं के अक्षर भी पहचानने लगे, लिपि भी पहचानने लगे, कुछ गणित, कुछ सामान्य जानकारी, ये सब भी उसे आ जाए। और विशेष करके जो कुछ ऐसी जानकारी है जो
सामयिक स्तर पर होना आवश्यक है। आज के लिए जो आवश्यक है वो जानकारी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित, और वो मौखिक ही बताई जाए तो अधिक अच्छा। एक बात अभी आती है कि हमारी जो पारंपरिक प्रणाली है, प्राइमरी और उसके बाद मिडिल और उसके बाद आगे 12th, और इधर दूसरी तरफ हमारे वो विद्यालय हैं मॉन्टेसरी, इधर बच्चे पर कुछ भी खर्च नहीं होता। हमारे पारंपरिक बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में बच्चे को कोई कुछ खर्च नहीं हो रहा है, सब सरकार वहन कर रही है, शासन कर रहा है। उधर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में प्री प्राइमरी या जिसे हम और छोटी कक्षाएं कहते हैं, उनसे लेकर के बड़ा एडमिशन की फीस, उसके बाद स्कूल की फीस, ड्रेस, उनके वाहन का शुल्क, बड़ी 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 बड़े शुल्क की बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। लोग बड़े मन से खर्च करते हैं। इधर बच्चे का कोई खर्च नहीं। बात मैं पुस्तकों की करता हूँ। उधर की पुस्तकें बड़ी आकर्षक होती, देखने में बहुत सुंदर। हालांकि अब भी मुझे जो देखने का मौका मिला है छोटी कक्षाओं को, जो निःशुल्क पुस्तकों का वितरण हो रहा है, उनमें भी काफी कुछ अच्छा है, काफी कुछ अच्छा, अच्छी विधा भी है, अच्छी तरह से समझाया भी गया है, कागज बहुत सामान्य और कुछ आकर्षक होने। जब हम हमारा बच्चा या हम उधर बहुत खर्च कर सकते हैं तो इधर भी कुछ न कुछ खर्च कर ही सकते हैं। हालांकि हमारे केंद्रीय शासन में जो पहले का बजट था वो बड़ा अच्छी बात। तो पाठ्य पुस्तकों में आकर्षकता लाना, उनका अच्छा कागज होना, कलेवर अच्छा होना और समझने लायक होना, ये पाठ्यक्रम आवश्यक है। अभी बात हम कर रहे थे द्विभाषी अप्रोच की, अब हम बात करते हैं बहुभाषिकता की अप्रोच की। हमें बहुभाषा सीखने और सिखाने की बात बच्चों में लानी होगी, क्योंकि जब वो व्यक्ति आगे पहुंचेगा, 5+3+3 तक होगा, तो उसे आगे चल करके जो बड़ा कोर्स है उसके लिए निश्चित रूप से आवश्यकता होगी कि वो और भाषाओं को भी जाने, उनमें समझ सके, बोल सके, लिख सके। तो बहुभाषिकता की हमें बढ़ानी होगी। एक बात और है कि हमारी जो अपनी भाषा है, भारतीय भाषा, चाहे वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, चाहे प्रांतीय भाषा, चाहे जो भी हम बोलते हैं मातृभाषा, उसमें जो अपनापन है वो किसी दूसरी भाषा में नहीं। इस दस्तावेज में ये बताया गया है कि अपने घर की अपनी भाषा की जो खुशबू है वो अलग है। ये अच्छी बात है। पर्वतीय व्यक्ति जब पर्वतीय लोगों के साथ मिलता है तो पर्वतीय भाषा बोलने लगता है। पूरब का व्यक्ति जब पूरब की भाषा मैथिली बोलने लगता है। इस प्रकार भाषा के बोलने से, आपसी व्यवहार से, आपस में मिलने जुलने और एक दूसरे को समझने, एक दूसरे से निकट आने का बड़ा अच्छा मौका होता है। फिर एक बात और भी है कि हम लोग हिंदी में इतनी परिस्थितियां खराब होने लगी, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत सी गलतियां हुई। हमारे बच्चों को कभी कभी ये पढ़ाया जाता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, आगे चल के छोटे एक बड़े एक,
और छोटा ओ बड़ा ओ। ये हम शिक्षकों के लिए सोचने की। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने में सामान्यतः लोग गलती कर जाते हैं। अगर हम प्रारंभ से ही अपनी मातृभाषा को बोलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। गलतियों के और भी कारण हो सकते हैं। आज कक्षा में अगर 50, 40, 60, 70, 80 और 120 तक बच्चे बैठने को माध्यमिक में प्रावधान हो गया था और गया है, तो एक शिक्षक कैसे समझ सकता है कि कई हर बच्चे पर ध्यान दे ले, हर बच्चे की कॉपी चेक कर ले, हर बच्चे को देख ले। तो रेशियो की बात ये हुई है कि एक शिक्षक के लिए 30 बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। इससे हर बच्चे की भाषा पर, बोली पर, उसके लेखन पर, उसके सब पूरी स्थिति पर ध्यान। हम देखते हैं कि आजकल कुछ लोग विद्यार्थी को विद्यार्थी बोलते हैं, विद्या को विद्या बोलते हैं, प्रासंगिक को प्रासंगिक बोलते हैं, शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं, शिक्षक को शिक्षक बोलते हैं। हालांकि कुछ प्रांतीयता के कारण ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन सामान्यतः जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें इस तरह की स्थिति नहीं है। कभी देखें लोग आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, कहाँ लगता है, सामान्यतः लोग बहुत सी ऐसी भूल होती है। वो सब भूलें ना हो, इसलिए शिक्षक और अध्यापक, शिक्षक और बच्चे का रेशियो ठीक रहेगा। बच्चों को अच्छी प्रकार से सिखाया जाएगा, उनकी काफी भी देखी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, तो इस तरह की गलती नहीं होगी। तो हम अंग्रेजी माध्यम अगर अपनाते हैं, जैसा कि हमारे इस मसौदे में कहा गया है कि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, विदेश की भाषा है। और उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने देश के 15% लोग ही अंग्रेजी भाषी हैं, विशेष करके वे जो अपने लिए बहुत ऊंचा समझते हैं और दूसरे लोगों को सामान्य समझते हैं। तो उस प्रवाह को रोककर हमें अपनी भाषा को बोलने, जैसे कोई बात हुई प्रगति है, पड़ोसी से बात कर सकते हैं, प्रगति वाले हैं तो उसी से कर सकते हैं। और इधर जो हमारी ब्रज भाषा है बड़ी मीठी है, ब्रज भाषा में ब्रज भाषा के लोग बात कर सकते हैं, तमिल तेलुगु इत्यादि के बच्चे लोग बोलते हैं, तो उनमें अपनापन आता है। तो अंग्रेजी में अपनी बात कहना, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम बोल सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि हिंदी में भी बात करें। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि अंग्रेजी की सत्ता को रोककर अभिजात के वर्ग और सामान्य जन की खाई को पाटना होगा। ये जो खाई आ रही है इसको पाटना, घड़ी की सुई आगे जा रही है, 2 बजे तक का समय था, थोड़ा सा और समय लेना चाहेंगे, मैं समझता हूँ जल्दी बात करेंगे। अपने देश की भाषा में जो अभिव्यक्ति है वो दूसरे देश की भाषा में नहीं हो सकती। संस्कृति, कला, साहित्य आज के अध्ययन के लिए भारतीय भाषाएं अधिक उपयुक्त। हम एक शब्द कहते हैं गंगा जली उठाना, तो हम अपनी भाषा में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने यहाँ कहा जाता है कभी कभी जब दीपक बुझाना होता है, तो लाइट है, हम कहते थे दीपक बढ़ाना, दीपक बुझाना कभी नहीं कहते, दीपक बढ़ाना। इसे दूसरी भाषा में कैसे समझेगा? हमारी जो घर में बैठी हुई है या हमारे जो बुजुर्ग पुराने लोग बैठे हुए हैं, वो जानते हुए कभी ये नहीं कहा होगा दीपक बुझाना। दीपक बढ़ाना करते हैं, बढ़ाना वाली इसे कर दीजिए आगे, दीपक बुझ गया। आज के अमृत विचार एक पेपर निकलता है, बरेली से ही है, उसमें बहुत सुंदर लेखा है, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों पर एक बड़ा सुंदर लेख है। इतनी अभिव्यक्ति है हमारी भाषा में, जो हमारे साथी हैं जिन्हें थोड़ा सा जिज्ञासा को जरूर पढ़ें।
बहुत सुंदर लगी। मैंने कहा अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति है दूसरे में वो हो सकती, अपनी भाषा में अपनी कला और संस्कृति की ही अभिव्यक्ति है, दूसरे से। हम अब बात करते हैं त्रिभाषा फार्मूला। ये त्रिभाषा फार्मूला बहुत पहले से हमारे 1956 में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि हमारे देश में 3 भाषाएं कम से कम बच्चे को आनी चाहिए, पढ़ाई वो पास हो। 1968 में संसद द्वारा भी अनुमोदित हो गई। इसके बाद 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें दिया था। उसके बाद 1992 में 2014 में थोड़ा परिवर्तन हुआ, जर्मन को हटाया गया, तो बहुत ही बातें इधर उधर की बातें हुई, संस्कृत को छोड़ाया जा रहा है, जर्मन को क्यों हटाया जा रहा है हुआ। इसके बाद जो 2020 की बात है उसमें भी था, इसमें 3 भाषाओं की बात है। पहली नंबर 1 पर एक शास्त्रीय भाषा, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादि है। दूसरी राजभाषा और तीसरी आधुनिक भाषा। ये 3 भाषाओं को का ज्ञान बच्चे को हर हालत में। इसके साथ में हम निश्चित रूप से और भाषाओं को पढ़ने का भी हमारा पढ़ाने का लक्ष्य है। केवल 3 ही नहीं, इसके साथ अन्य भाषाएं भी पढ़ी जा सकती, पढ़ाई जा सकती। प्रांतीय द्विभाषी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और बहुत से ऐसे प्रांतीय भाषा को जानने वाले शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। उसे हमारे देश के इधर उधर दोनों तरफ भेजने की बात भी होगी। जैसे हमारे नवोदय विद्यालयों में एक प्राविधान है कि वहाँ बच्चा जहाँ पढ़ता है, इस विद्यालय में, इस प्रांत में, दूसरे प्रांत में भेज देते हैं। एक जैसा कोर्स होता है, एक जैसी स्थिति होती है, लेकिन वहाँ जाके वहाँ के व्यवहार, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, खान पान इत्यादि से देखने का अच्छा मौका मिलता है। तो ऐसा एक मौका हमारे बच्चों को मिले, इसके लिए द्विभाषी कोर्स वाले या प्रांतीय भाषाओं को जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये एक बड़ा काम है। आजकल जो देश की स्थिति देख रहे हैं, वही अगर आगे रही तो फिर बड़ी कठिनाई जाएगी। ये चैलेंज सरकार को स्वीकार करें। कक्षा 6 स्तर पर हम जो चयनित भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और आगे चलकर भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी साहित्यिक भाषा है वो निश्चित रूप से एक रखनी होगी। सेकेंडरी लेवल पर हमें विदेशी भाषाओं को सीखने का भी एक मौका मिले। हाँ, इस बीच हम एक बात और कहना चाहते हैं, कक्षा 6 से 8 तक में एक ऐसा कोर्स भी 2 वर्षीय रखा गया है, जिसमें एक अतिरिक्त भाषा को सीखना होगा। सीखने पर उसका एक अलग से कोर्स होगा, उसमें उसको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो इन 3 भाषाओं के अतिरिक्त कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कोर्स सीखने का 2 वर्षीय मौका मिलेगा। और जब सेकेंडरी लेवल पर पहुंच जाएंगे तो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, चाइनीज इत्यादि जो भाषाएं हैं वो सीखना है। आज हमारे देश में एक बड़ी विचित्र परिस्थिति चल रही है। चीन से लोग छोड़ चल रही है। हमारे देश के 500 ऐसे सैनिकों को, लोगों को चीनी भाषा सिखाई जा रही है जो चीनी लोगों की चाल, उनकी बात, उनकी चीजों को समझ सकते। तो क्यों न हमारे बच्चे अभी से अन्य देशों की भाषाएं सीखें, उनमें निपुण हो, जिससे वहां हो रहे ज्ञान विज्ञान की जो विकास की गति है उसको समझ सके या उनकी चालों को भी समझ सके। तो सेकेंडरी लेवल पर जाकर विदेशी शिक्षाओं की कुछ
विदेशी भाषाओं को सीखने की चाहता है। कक्षा 2 तक जैसे कि पहले बात की, सीखने का माध्यम मुख्य समाज भी है। इसके लिए 2 उदाहरण दिए हैं। मैं समझता हूँ थोड़ी देर आप लोगों को और बैठना होगा और बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। साहब संकेत कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ आगे चलते हैं। हम 2 उदाहरण दिए हैं हमारी इस राष्ट्रीय भाषा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। एक तो बताया है संस्कृत भारती। संस्कृत भारती बच्चों को कैसी संस्कृत सिखाती है, बड़ों को कैसे सिखाती है, उनका माध्यम समझा। तो या तो उस तरह से, दूसरा फ्रेम रूप से स्थानीय भाषा को समझना ये आवश्यक है। खड़ी बोली, अवधी, मैथिली, उर्दू आदि बोलियों के साथ अपने साहित्य का परिचय भी कराया गया। हमारा साहित्य क्या है? साहित्य का परिचय उस स्तर का नहीं होगा जो उच्च स्तर की बात है। हल्का फुल्का छोटी छोटी कहानियां आजकल भी पुस्तकों में है, तो इस प्रकार की जानकारी बच्चों को दी गई। भारतीय भाषाओं से एक्सपोजर, हम अपनी बात अपनी भाषा में जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं उतनी दूसरी भाषा में नहीं। दूसरी भाषा में उतना हमारा अप्रोच नहीं हो पाता है, हम उतना न समझ पाते हैं, न हमारी बातों को दूसरे लोग सुन पाते। आप हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उदाहरण ले सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में उन्होंने विदेश में जाकर केवल जल ग्रहण किया। हमारी देश की भाषाओं, हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश की कला में नवरात्रि दिनों में कैसे रहा जाता है, क्या खाया जाता है, किया जाता है, ये दूसरी भाषा तो सिखा नहीं सकती, अपनी भाषा ही सिखाएगी। और इससे एक्सपोजर होता है। हमारे प्रधानमंत्री का कितना बड़ा सम्मान हुआ, कितनी बड़ी स्थिति लोगों के सामने विश्व में वो इस कानून ने ले लिया। 9 दिन का जो इनका संयम था, रहन सहन का लोगों का, अच्छा भारतीय लोग इतना करते हैं, तो भारतीय भाषाओं में है। एक उदाहरण है रूस का। लेनिन ने अपने देश के भाषाविद बुलाए और कहा कि हम ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा में लाना चाहते हैं, अपनी भाषा में सीखना और सिखाना चाहते हैं। आप लोग बताएं कि कैसे उन्होंने समझे। 17 तारीख के अमृत प्रभात में ये थोड़ा उसका अच्छा विवरण दिया गया है, मैं उसी को अभी आपके सामने ला रहा हूँ। उन्होंने कहा कितना समय चाहिए, तो भाषाविदों ने कहा कि अपनी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान को लाने के लिए और सीखने सिखाने के लिए हमें 10 वर्ष की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग छोड़ दीजिए अगर 10 वर्ष से पहले नहीं। हम ये चाहते हैं कि कल से ही ये प्राविधान हो जाए कि हम जो कुछ पढ़ाएंगे मातृभाषा में। यदि आप नहीं कर सकते तो इसकी हुआ ये कि बहुत जल्दी ही मातृभाषा में वहां शिक्षा दी। हर देश अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देता है, ज्ञान विज्ञान है, तो हम उनके उसकी भाषाओं को सीखें, लेकिन मातृभाषा को अवश्य सीखें, अपनी राजभाषा को अवश्य सीखें। जबकि अभी उस तरह से नहीं होता, पर उसको सिखाने के लिए बहुत बड़ा दिया गया। जब हमारे देश में संस्कृत भाषा की शिक्षा चरम पर थी,
संस्कृत नहीं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और बहुत सी भाषाएं थी, उनमें भी चली जाती थी। तो हम अन्य देशों को भी शिक्षा देते थे। एक बात ये कही गई है एक लाइन में, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्ध जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमान। इस देश में उत्पन्न हुए व्यक्ति से पृथ्वी के सभी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। तो वो समय रहा था नालंदा और तक्षशिला का, वो समय रहा था संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य भाषाओं का। तो क्या वो अब संभव नहीं है? हमारे देश की भाषाएं थी तो बहुत आगे थे हम, आज हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, तो वो अब भागना नहीं है। अब हमें फिर लौट करके अपने स्थान पर आना है, मूल स्थान पर आना है। अभी हमारे दिया साहब ने कहा था जब हमारी मूल ही नहीं रहेगी, जब जड़ ही कट जाएगी, तो फिर हम आगे कैसे? तो निश्चित रूप से हमें इस तरह से करिए। अब संस्कृत भाषा कोई क्यों, लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार भाषा है, मृत भाषा है। इसके संबंध में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, इस देश में जब तक गंगा बहती है, जब तक पृथ्वी है और आकाश है, तब तक संस्कृत भाषा क्यों है कि उसमें कौन सा ऐसा विषय है जो नहीं? गणित है, भाषाचार्य को जानते हैं, दर्शन है, व्याकरण है, संगीत है, राजनीति है, अर्थनीति है, राजनीति, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद, नीति शास्त्र है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराने इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास क्या था। हालांकि पुराना इतिहास इतिहास के रूप में नहीं बल्कि काव्य के रूप में लिखा गया, दो महाकाव्य हम जानते हैं। तो इनका सबका हम कैसी उपेक्षा कर सकते हैं? पाली भी हमारे देश की भाषा है। पाली भाषा का एक छोटा सा उदाहरण है राष्ट्रीयता लाने के लिए, राष्ट्रभक्ति लाने के लिए। पाली भाषा में कहा गया है कि राष्ट्रभक्ति आवश्यक, हम जहाँ रहते हैं वहां भोजन भी करेंगे, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने शरीर की रक्षा के लिए राष्ट्र के अन्न को ग्रहण तो करेंगे, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है श्रेयो अयो गुलो भुक्तः, लोहे का जलता हुआ गोला खा लेना बहुत अच्छा है। ऐसा वन्य सिखोपमा, जिसमें से आग की ऊपर शिखा निकल रही हो, ऐसा लोहे का गोला खा ले, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रपिंड असंयत होकर के खाता है वो सबसे खराब है, उससे अच्छा ही लोहे का जलता हुआ। तो पाली भाषा ये हमें उपदेश देती है, क्यों भाषा उसको पढ़ा जाए। हमारे देश में कभी ये नहीं सोचा गया कि हम केवल अपने देश की बात करें, पूरे जगत की बात करते हैं। इस बात बहुत ध्यान से उन्होंने गरीबी जब देखी तो उन्होंने एक बात कहा है, मैं पूरे संसार को पूरे संसार को मैं स्वर्णमय बना दूंगा, सर्वम स्वर्णमय जगत। तो ऐसी भाषा में जितना ये दर्शन है, साहित्य है, सब कुछ है, उसको भूल करके हम विदेशी भाषा पढ़ें। संस्कृत भाषा के संबंध में बहुत कुछ इसमें लिखा है, उसकी आगे की बात करेंगे। ये बड़ी सुगठित भाषा है, लोग कहते हैं बड़ा कठिन है, मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं। जब पहले के लोग जिनके पास साधन नहीं थे वे पढ़ सकते थे, और ऐसे ग्रंथ लिख गए जो हमें कठिन थे। जब साधन है, सबसे साधन है, तो हम पाणिनि के केवल 14 चीज, पूरा व्याकरण में इतनी सुरक्षित भाषा होगी जिसको हम ठीक होगी। संस्कृत भाषा में एक शब्द के 24 शब्द बनते हैं, एक धातु से अनेक धातुएं बनती है, एक धातु से बहुत प्रत्यय लगा करके बहुत से शब्द बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, अपना लोगों को ये न लगाओ
क्या कह रहे हैं? एक शब्द है कार, त्री धातु से बना कार। प्रा लगा दें तो प्रकार हो जाता है, आ लगा दें तो आकार हो जाता है, जी लगा दें तो विकार हो जाता है, और भी ऐसे हम प्रत्येक जोड़े तो बहुत से शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार की भाषा को छोड़ना, जिसके हजारों शब्दों को बनाने की, हिंदी को पोषण करने की क्षमता इसमें हिंदी की जननी करी जाती है। केवल हिंदी नहीं बल्कि अन्य भाषाओं की। तो हम संस्कृत को पढ़ें, पढ़ाएं। कक्षा 6 से 8 तक के दिवसीय कोर्स की बात हम लोगों ने कर ही दी थी अभी। ये कोर्स ऐसा होगा जो भविष्य की जो हमारी अध्ययन की श्रृंखला है आगे जाने की, उसके लिए एक अच्छा सुदृढ़ नींव मिलेगी, जिससे आगे चल सके भाषा समझ सके। तो 2 वर्ष के कोर्स को किया जाए। जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी, उन सबके कोर्स के निर्माण की बात कही गई है। और अंत में बात कही गई है कला और सौंदर्य बोध की। छोटा बच्चा कलम पेंसिल लेके बैठता है, कुछ न कुछ कागज को बनाता है, और चिड़िया बनाना, कोई फूल की आकृति बना देना। किसी छोटे बच्चे से हम पूछें कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो कहता कला सबसे। रंग लेके बैठ जाना, कुछ रंग लेना। कोई भी ऐसा घर होगा जिसकी दीवारें छोटे बच्चों ने ना रंगी हो। एक छोटी बच्ची सामने बैठी, वो हंस रही है, ये हमारी बुराई कर रहे हैं। बुराई देखिए, ये तो एक तरह से सृजनशीलता का प्रारंभ है। हम बच्चों को डाल देते क्या, लेकिन ये हमारे विद्यालय में जाकर के उन बच्चों के लिए वो जो स्वयं उनकी स्थिति है करने की, उनकी शीलता है, उसका विकास किया जाएगा। और अपनी कलाओं की, कला का मतलब केवल आलेखन कला, चित्रकला इत्यादि नहीं है, बल्कि हजार तरह की कला। 64 कलाओं का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में मिलता है। चाहे हम 64 कलाएं न जानते हो, अभी कह रहे थे कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ तो सीखना होगा। तो क्या सीखना होगा? वही सीखना होगा जिससे कि वो निश्चित रूप से आगे चलकर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए सक्षम समझ सके। एक उदाहरण है महाभारत का। 12 वर्ष को 5 निकाल दिए, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे रहेंगे किसी को मालूम नहीं पड़े। अगर उन पांडवों के पास कोई कला ना होती तो कैसे छिपकर रह सकते? भीम को खाना बहुत पसंद था, तो खाना बनाना भी आता था। अर्जुन को एक सांप मिला हुआ था, तो वो गायन और वादन और नृत्य में आता था। नकुल सहदेव को घोड़ों की सवारी पसंद थी, तो घोड़ों को कैसे उनको सिखाया जाता है, कैसे उनका लालन पालन किया जाता है, कैसे रोगों से बचाए, ये सब जानकारी थी। जाकर काम मिल गए। अगर काम ना मिलता तो कहाँ घूमते? हमारे बच्चा ही एक ऐसी कला जरूर सीखे, चाहे वो व्यवसाय के नाम से हो, चाहे इन कलाओं के नाम से हो, कि वो निश्चित रूप से और आगे जाकर सकती है। आज हमारा बच्चा बीटेक करने के बाद या कुछ और पढ़ने MBA करने के बाद नौकरी को भी, बीटेक करने के बाद तो क्या हम अपना काम नहीं कर सकते? MBA के बाद कोई दुनिया को बता सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, तो स्वयं नहीं कर सकते। तो स्वयं भी करना सीखना होगा और अपने को सक्षम बनाना होगा। इसके लिए उस तरह का पाठ्यक्रम बनाना। कला के साथ साथ संगीत की बात, और ये बच्चों का सबसे प्रिय विषय।
और बच्चों का ही नहीं, बड़ों का बड़ा प्रिय विषय। गुनगुनाना व्यक्ति की प्रकृति है। हर व्यक्ति के पास स्वर नहीं होता, लेकिन कुछ गुनगुनाने की आदत जरूर होती है। जब कोई प्रसन्न होकर बैठता है या जब कभी कुछ थकान होती है, उसका संगीत हो जाए, कुछ कलात्मक कुछ हो जाए तो अच्छा लगता है, मनोरंजन भी होता है और एक प्रकार से बहुत बड़ा विज्ञान भी है, बहुत बड़ा। इसका राग, पहला, ताल, लय, स्वर, ये सब क्या लागे 7 स्वर ही है। उन 7 स्वरों में पता नहीं कितने स्वर निकलते हैं, कितना रस होता है। मेघ राग और ये तानसेन का बड़ा नाम प्रसिद्ध है। इसमें अगर हमारे विद्यालय के शिक्षकों को ये जानकारी नहीं है तो हम बाहर से जो हमारे समाज में अच्छे शिक्षक हैं उनसे भी सीख सकते हैं। उच्च शिक्षा पहुंचते पहुंचते बच्चा जो है हमारा किसी भी तकनीक में इतना दक्ष हो जाए कि वो आत्मनिर्भर अपना जीवन बिता सके, इसके लिए एक प्राविधान करने की बात हमारी शिक्षा नीति। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो राष्ट्र हमारे राष्ट्र के लिए जो शिक्षा नीति दी गई है, ये बहुत ही एक अच्छा मसौदा है, बहुत अच्छा दस्तावेज है। इससे अधिक अच्छा कुछ लिखा नहीं जा सकता था। 650 पेज में ये लिखा है, बहुत सुंदर मसौदा है। अब ये हम पर आधारित है कि हम उसको कैसे लागू करते हैं, कैसे लागू कर पाते हैं। हालांकि 2030 तक का समय दिया गया है, लेकिन बात फिर वहीं पर आती है। ये ऊपर से जब चल रही है, एक आदेश है, एक निर्देश है, एक दिशा निर्देशन है। एक कहानी छोटी सी हमें याद आती है। किसी ने कहा कि इस तालाब में अगर दूध डाल दिया जाए तो कुछ नहीं, सब लोग एक एक किलो का दूध डाल दें। तो लोगों ने कहा ठीक है। किसी ने सोचा कि भाई सब तो दूध डालेंगे, एक लोटा पानी हम डाले आए तो क्या। दूसरे ने भी ऐसी सोचा, हुआ एक उसमें दूध नहीं पहुंचा, पानी पानी ही। इस सबको लागू करने के लिए हम सबको कटिबद्ध होना होगा, अंग्रेजी का मोह छोड़ना होगा। लेकिन अंग्रेजी में भी इतनी दक्षता प्राप्त करनी होगी कि उनका जो साहित्य है, उनका जो ज्ञान विज्ञान है, वो हमारे हमारा दर्शन के महान विद्वान हमारे देश में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने जो हमारे देश का जो भविष्य है, हमारी राष्ट्रभाषा से, हमारी राजभाषा से, मातृभाषा से, प्रांतीय भाषाओं से आगे बढ़ेगा। हमारी जो विधि है ज्ञान की, जो दर्शन की, जो हमारी ज्ञान की राशियां हैं, उनको पूर्ण करने की, इस सबके लिए मातृभाषा, देश की भाषा, इन सबकी समृद्धि, संवर्धन, अपनी कलाओं का संवर्धन, अपनी संस्कृति का संवर्धन। संस्कृति के विषय में छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। पृथ्वी को हम मात देते और हमारी संस्कृति का एक विचार है कि जब हम अपनी सैया छोड़ते हैं, पैर जमीन पर रखते हैं, तो कहते थे हे माँ, मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा कर। तो ये जो संस्कृति के भाव हैं हमारे राष्ट्रीयता के प्रति, देश के प्रति, विचारधाराओं के प्रति, परंपराओं के प्रति, उन परंपराओं को प्राप्त करने के लिए पड़ेगी, इन सबका संबंध होगा, तभी हमारा देश। तो धन्यवाद, आपने सुना, कुछ ज्यादा हो गया तो 20 मिनट इधर हो गया कि 20 मिनट मैडम ने भी ले लिए थे, लगभग बराबर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिया साहब के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, भाइयों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों, अगर बच्चे हों तो जरा सा मालूम हो जाए तो किसी कहानी समाप्त करें। बच्चे हैं कि नहीं है पता नहीं, चलिए छोड़ते हैं बच्चों के लिए।
श्री कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ है, वो अपने घर में पढ़ लें, अपने बड़ों से पूछ लें, अपने शिक्षकों से पूछ लें कि उनका नाम रणछोड़ क्यों पड़ा, और श्री कृष्ण जी कैसे एक थे महापुरुष जिन्होंने काल युग जैसे को पछाड़ दिया। तो बहुत सी परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने काल युग जैसी बनकर खड़ी हुई है। के लिए हमें श्री कृष्ण जी का अनुयायी बनना पड़ेगा, और हमारे पास वो सब कलाएं अपने लिए सीखनी पड़ेगी, हमको चुनाव करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद। अरविंद शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से जो हमारे संस्कृत जो भारतीय भाषाएं हैं, मूल तो वही है जननी, हर भाषा की जो भी बोली जाती है, चाहे उड़िया हो, बंगाली हो, हमारी साउथ की 4 भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो सारे की ओरिजिन वही है, चाहे प्रणाली हो चाहे प्राकृत हो, जहाँ से डेवलप हुआ हिंदी आई, तो उसके आधार पे जो तमाम सारे व्याकरणीय दृष्टिकोण से, इसीलिए जैसे कहा जाता है कि जब तक कि संस्कृत न पढ़े हो तब तक आदमी हिंदी पढ़ा ही नहीं सकता, कुछ कक्षाओं तक ये भी फाउंडेशन है, क्योंकि किस शब्द की सही मीनिंग क्या है वो संस्कृत में ही जाकर के मिलता है। बाकी हिंदी अगर केवल कोई पढ़ा है तो जो उसका प्रचलित अर्थ है वही जान सकता है। तो इस तरह से जो अपनी संस्कृत से, अपनी भाषा से बांधने का, उस पर गौरव करने का, सम्मान करने का जो महत्व है, उपादेयता है, वो आदरणीय शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया। और आज का चूँकि हमारा ये जो सत्र है वो समाप्ति की ओर है, कल हम लोग मिलेंगे जिसमें श्वेता शर्मा जी हैं जो सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों को सहयोग कैसे किया जा सकता है इस बंद पे प्रकाश डालेंगी। और ये श्वेता शर्मा जी जीआईसी में लेक्चरर हैं, और प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण ये हरमिंदर जी हैं जीआईसी में, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि श्वेता शर्मा जी ने और हरमिंदर जी ने दोनों ने बड़ी ही मेहनत किया था, जो ऑनलाइन बच्चों की जब व्हाट्सएप से लेकर के और वीडियो निर्माण की कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ था, तो ये अपने चूँकि कुछ अनुभव भी रखते हैं, और चूँकि इनकी व्यक्ति शैली और तथ्यों पे और विषय पे इनका इतना कमांड है कि इनको जो वीडियो, इनके द्वारा जो वीडियो बनाए गए उसको राष्ट्रीय स्तर पे उसको पास किया गया और उसको प्रसारित भी किया गया। तो ऐसी दशा में हमें इन विभूतियों से मिलने का मौका मिलेगा। और आज जो बच्चे जुड़े रहे और बच्चे बैठ जाते हैं तो बिल्कुल उस कार्यक्रम की शोभा ही बढ़ जाती है। तो बच्चे चूँकि बहुत ही धैर्य के साथ जुड़े रहे, तो कल बच्चों के लिए और उनके भावकों के लिए और जो दूसरे गुरुजी लोग हैं उनके लिए भी, ये सारे लोग बच्चों के ही हैं, बच्चे हैं तो उनके माँ बाप हैं, उनके गुरु हैं, ये तीनों के लिए कल अवसर रहेगा 12 बजे से 1 बजे के बीच में। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो किसी का म्यूट नहीं रहेगा, आप अपनी बात को पूरे धड़ल्ले के साथ कहेंगे, लेकिन संक्षेप में क्या प्रश्न है उसको 1 वाक्य या 2 वाक्य में बनाएं, ताकि उसी के हिसाब से उसका उत्तर मिलता जाए। और कोशिश यही करेंगे कि जब कोई प्रश्न कर रहा है तो दूसरा आदमी उसको न करे। ढेर सारी चीज़ें हम लोग फिर कल 12 बजे बात करेंगे। कल जो सत्र होगा 12 से 1 बजे पब्लिक डोमेन में बच्चों के लिए और अभिभावकों, गार्जियन, टीचर्स के लिए जुड़ा खुला रहेगा। और उसके बाद फिर एक सत्र जो है होगा जो श्वेता शर्मा जी का और हरमिंदर जी का। तो आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, कल फिर 12 बजे मिलेंगे। नमस्ते। क्या